बहुत सारे थ्योरी जब आपने पढ़ लिया और जब जान लिया तो अब कुछ क्वेश्चंस को भी डील करता हूं और क्वेश्चंस को बताता हूं। तो इस लेक्चर में एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस है वो उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करके बताता हूं और सॉल्यूशंस करता हूं। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चंस हियर अराइजेस इज दैट व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका क्या अर्थ होता है, या फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको बताया था मैंने, क्या बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि एक बैटरी लीजिए, एक सेल लीजिए और स्विच लीजिए, एक रजिस्टर लीजिए और सभी को क्लोज्ड कर दीजिए, एक कंडक्टिंग पाथ। तो वही हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो जो मिलता है वही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का कहलाता है। तो आइए लिखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, आंसर फर्स्ट लिखे हैं a continuous closed conducting path consists of, जो कि उसके पास क्या क्या रहना चाहिए जी, तो consists of a resistor such as, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको ब्रैकेट में कर लें, इलेक्ट्रिक बल्ब। और क्या रहेगा, तो स्विच रहेगा, एंड क्या रहेगा, तो बैटरी रहेगा, ये बैटरी, और वायर्स भी रहेंगे। तो इन सभी चीजों को जब हम एक कंडक्टिंग पाथ में जब क्लोज कर देते हैं तो हमें एक सर्किट मिलता है, उसे हम लोग सर्किट बोलते हैं। then it is called a circuit। in fact ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा, समझ गया। अब फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमने एक बल्ब को लगाया था कुछ इस प्रकार से, ये बल्ब था हमारा, और वायर का भी इस्तेमाल किया ही है, बैटरी को भी तो लिए ही हो, एक स्विच को भी लिए ही। इन सभी को जब क्लोज कर देते हैं तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो जो हमारा एक कंटिन्यूअस फ्लो मिला है यही हमारा क्या कहलाएगा, बताइए। तो दिस इज कॉल्ड आवर सर्किट। यही एक सर्किट है जो फिगर से भी बताया और ये डेफिनेशन से भी बताया। क्लियर होता है, क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यानी कि यूनिट ऑफ करंट को क्या कीजिए आप, डिफाइन कीजिए। इसे लिखे हो ना, यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन कीजिए। तो उसको यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर्स, यानी कि आपको क्या करना है, एम्पियर्स को डिफाइन करना है। सर एम्पियर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, मेरे कहने का अर्थ है कि 1 एम्पियर को तो डिफाइन कर ही सकते, मैंने तो आपको बताया था डिफाइन 1 एम्पियर, तो बस वही काम ही करना है। लिखेंगे सेकंड का आंसर क्या लिखोगे, लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इज एम्पियर। एम्पियर होता है, विच इज डिनोटेड बाय, जिसको दर्शाते हैं कैपिटल ए से। कुछ इसी प्रकार से डिनोट करते हैं। अब जब ये आपने लिख लिया स्टूडेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा डिफाइन 1 एम्पियर। जब डिफाइन 1 एम्पियर लिखते हो तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा
कि नहीं यही हमारा होने वाला। तो डिफाइन 1 एम्पियर में आपको क्या सिखाया था जी कि when 1 coulomb of charge flows through the any cross section of the conductor in 1 second, then the current flowing, तब जो current flowing कर रहा, flowing in the conductor is said to be 1 एम्पियर का है। मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा है, मैंने कहा स्टूडेंट कि जब 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो करेगा कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, यहां भी जैसे सपोज दैट ये प्लास्टिक है बट मान लेते हैं कि एक मेटल का फिनिशिंग है और इसमें जब चार्ज को बहा रहे हैं तो 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज बह जाए कहीं भी, यहाँ चाहे यहाँ, उससे लेना देना नहीं। तब जो करंट फ्लो करेगा वो कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आई? तो ये जब आपने डिफिनीशन को लिखा तो इसके साथ ही साथ आपको नीचे एक चीज और भी लिखना पड़ेगा और वो ये है कि इसीलिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, दैट इज 1A इज इक्वल टू 1C/1S। सेकंड लिख दो यहां। जब आपने यहां तक लिख दिया, इस प्रकार से उत्तर को लिखा है, तब जो एग्जामिनर होगा या फिर जो भी कहिए वहां पे एग्जामिनेशन में कॉपी चेक करने वाला आपको वो समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट है, परीक्षा दिया है परीक्षार्थी, वो बहुत अच्छे से पढ़ कर गया है और आपको नंबर जो है वो फुल मिलेंगे और नहीं कोई काटने वाला। तो जब भी लिखिएगा ये क्वेश्चन अगर आता है तो इस प्रकार से तुम लिखोगे, समझे ना। देखिए आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी का वो तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो कोई आपने लेक्चर को पूरा अटेंड किया हो वो क्वेश्चंस बनाने में समर्थ हो। वो तो खुद भी जान ही रहे हो कि मुझसे बनता है कि नहीं बनता है, बनता होगा आई नो, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब आपको होगा ये कि जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा और यहाँ पे सॉल्यूशंस करके आपको जब दूंगा तो पता चलेगा कि किस प्रकार से कुछ आइडियाज मिलेंगे कि कैसे सॉल्यूशन को लिखा जाए। समझ गया ना? हाँ, तो ये लिखिए, मैं इसे इरेज करता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन लिखा है ना, मिटा देते हैं, चलो ठीक है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं जी और समझते हैं कि नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। देखिए कोई एक ऐसा डिवाइस का नाम बताइए जो क्या करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में मदद करेगा। समझ गए? हाँ समझ गए। तो एक बात बताओ, या तो सेल या फिर बैटरी। अभी पहला क्वेश्चन में ही देखा कि क्या देखा, एक बैटरी को लिए थे, तो बैटरी जब लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं कि वोल्टेज फ्लो करेगा। तो कौन डिवाइस हो सकता है, बैटरी या फिर सेल ही हो सकता है। सर ये सेल और बैटरी भी एक प्रकार का डिवाइस है, क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग केमिकल एनर्जी जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, भले वो डीसी है तब एक प्रकार के मशीनें, एक प्रकार के डिवाइस ही कह सकते हैं, बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वही होगा, मेंटेन करने में कौन मदद करेगा? तो बैटरी। तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इसका सीधे सीधे आंसर लिख दोगे, ए बैटरी या फिर और ए सेल, या तो बैटरी लीजिए या फिर सेल लीजिए। तो
पूरा लिखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से लिखना। आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का वो कंप्लीट हो गया है इतना में। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट ऐसा भी देखते हैं जिनको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन लिखना बहुत अच्छा लगता है, जो अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं सभी स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। देखिए, ए बैटरी और ए सेल इज ए टाइप ऑफ डिवाइस जो क्या करेगा, तो दैट हेल्प्स टू मेंटेन potential difference across a conductor। चलिए, यही आपका आंसर होगा। इसे तुरंत से नोट करेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। समझा ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। यही है जो मेंटेन करेगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। मैंने आपको रेजिस्टिविटी बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किए थे। जैसे रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था, उसका जो फैक्टर्स है कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस प्रकार से आखिरकार इफेक्ट करेगा, रेजिस्टेंस जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा। समझ गए? तो उन्हीं सारी चीजों को आपको डिस्कस किया हुआ हूं मैं, तो पिछले लेक्चर में आप जा करके देख सकते हैं। चलिए, नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं, अभी बताते हैं इसका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कि फ्लोइंग, लिखो, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स करता है अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर्स में पहला में हो जाएगा लेंथ पर डिपेंड करता है, समझे। दूसरा में हो जाएगा जैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है उसका जितना ज्यादा लंबाई रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर ऐसे भी इसको बोल सकते हो, और करके लिख दो, और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। तीसरा बताइए, क्या बताया था आपको से? बताया थे ना कि जिस प्रकार से जैसा नेचर रहेगा हमारा ये कंडक्टर का, उसी हिसाब से करंट का फ्लोइंग होगा। जैसे सिल्वर लेंगे तो बहुत तेजी से जाएगा, अगर उसका कम लेते हैं, कॉपर लेता हूं तो और कम होगा। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। तो लिखेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल, किसका? तो ऑफ द कंडक्टर का, जो जिस चीज से कंडक्टर बना है उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी रहेगा। चौथा लास्ट बताया था आपको कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो आपने अभी देखा, इसे लिख लोगे फौरन से, लिखने में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि मैं भी तो लिखने में कमी नहीं किया हूं, आपको बता दिया ना। तो इसका उत्तर जो है वो कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, नाउ वी विल मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लियर होता है? इसे लिखेगा। अभी जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया हमने वो तो हो ही गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर चुका हूं, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को भी कवर करूंगा और आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इसका क्या आंसर होगा, क्या सॉल्यूशन होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है यहाँ पे, आस्किंग that will current flow more easily through a thick wire
or a thin bar of the same material when connected to the same source. और पूछ रहा है भाई क्यों? The question is that, मैं बताता हूं, बट इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट को अटक जाता है या फिर परेशानी होता है। देखिए, थिक वायर कहने का अर्थ हुआ मोटा तार, मोटा तार है, और थिन वायर कहने का अर्थ हुआ कि पतला तार है। वैसे भी ये फिंगर पतला है इस मार्कर के मुकाबले, है ना जी। तो जो थिक वायर है यानी कि मोटा तार है वो हमारे पास, यानी कि ये थिक वायर, और जो थिन वायर है यानी कि पतला तार है, ये क्लियर होता है। देखिए, पूछा है प्रश्न में कि थिक वायर यानी कि मोटा तार से करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा आसानी से, या फिर पतला तार से करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा आसानी से, यही प्रश्न है, समझा ना। तो देखिए आपको बताता हूं, और पूछा भी है कि कारण भी बताइए, सिर्फ यही नहीं बता कि किससे फ्लो करेगा, उसका रीजन भी बताइए। तो आओ चलो इसका सॉल्यूशन किया जाए, उत्तर लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर। 5 का आंसर में हो जाएगा कि करंट फ्लो या फिर फ्लोज more easily through a thick wire than a thin wire। अब मैंने लिखा है कि मोटा तार से, थिक वायर से क्या होगा कि वो करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा आसानी से, लेकिन पतला तार है तो उससे उतना नहीं फ्लो कर पाएगा। थिकनेस की मैं बात कर रहा हूं, डायमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये थिकनेस बताया था ना आपको रेसिस्टेंस के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? थिकनेस का अर्थ है यानी कि उसका डायमीटर के ऊपर, जानते हैं जी कि the resistance of a wire is inversely proportional to the square of its diameter। लिखेंगे since we know that, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? यही जानता हूं कि the resistance of a wire is इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। जो डायमीटर का स्क्वायर है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और लिखिए, since a thick wire has greater diameter than a thin wire, हेंस कर दीजिए या फिर देयरफॉर। जब थिक वायर के पास ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ गया और ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो करंट जो तो ज्यादा फ्लो करेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, देयरफॉर will flows more easily in the thick wire than a thin wire। समझ गए? चलिए, अच्छी बात।
अब देखो, आपको ऐसे भी मैंने बताया है, और एक और अच्छे तरीके से बताता हूं, जस्ट लाइक अ शॉर्टकट की समझाने के लिए। ये तो मैंने थ्योरी बता दिया, लेकिन कोई कोई लड़का को अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैं उसके लिए बता रहा हूं। अभी जो बताने वाला उससे और क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला है, लिखेंगे डेट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ये होता है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो आप खुद ही क्यों नहीं बताते हैं स्टूडेंट कि जो थिक वायर है, मोटा तार है, उसके पास ज्यादा रेसिस्टेंस। लेकिन प्रश्न होगा कैसे, फिर से सुनेगा। जो मोटा तार है, थिक वायर, मोटा तार, उसके पास ज्यादा डायमीटर होगा कि नहीं होगा। जैसे ये मोटा तार, इसका डायमीटर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो डायमीटर को बढ़ा रहे हैं, डायमीटर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो रेसिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा ना रेसिस्टेंस। और अगर रेसिस्टेंस ही हमारा कम हो गया तो करंट को रोके वाला कोई है तो और आसानी से बढ़ेगा कि नहीं, करंट फ्लो करेगा आसानी से। अब देखिए, जो थिन वायर है स्टूडेंट, उसका डायमीटर जो है वो थोड़ा सा कम है थिक वायर के मुकाबले, इसीलिए इसका जो रेसिस्टेंस तो घटेगा, लेकिन थोड़ा सा घटेगा किसके मुकाबले, थिक वायर के मुकाबले। तो इसीलिए करंट जो है वो थोड़ा सा अटक के फ्लो करेगा, किसके मुकाबले, तो थिक वायर के मुकाबले। जस्ट काम डाउन, नहीं समझोगे तो नहीं छोड़ेंगे। फिर से बताता हूं एक बार, हाँ पता समझ गए, लेकिन फिर सुन लो। जैसे कि थिक वायर जो है, एक समझ जाओगे ना थिक वायर वाला, तो थिन वायर वाला अपने से समझ जाओगे, नहीं तो वीडियोस के पीछे करके देख लीजिए अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। मैंने अभी भी बोला ना जी कि जो थिक वायर है यानी कि मोटा, चलो देखो ऐसे, थिक वायर यानी कि मोटा तार है, और थिन वायर यानी कि पतला है। तो पतला में डायमीटर कम है कि नहीं है, कम है डायमीटर थिन वायर, लेकिन मोटा तार लिया हूं तो इसका डायमीटर ज्यादा है कि नहीं ज्यादा। तो डायमीटर को बढ़ा रहे हैं, तो रेसिस्टेंस हमारा घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाएंगे ये घट जाएगा, तो रेसिस्टेंस घट गया जी, रेसिस्टेंस घट गया। तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R। रेसिस्टेंस घट गया, तो रेसिस्टेंस घट गया तो करंट हमारा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। आप बोलो अभी भी नहीं समझा है, गोबर क्या है जी, ये नहीं हो। तो रेसिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ गया। चलिए अच्छी बात, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, वो भी बहुत डिटेल में समझ गए आई होप। अभी कोई शक है ना, तो इसे लिख लोगे। और ये भी एक छोटा सा ट्रिक था इस क्वेश्चन को समझाने के लिए जो मैंने यहाँ पे किया है। चलो इसे लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। और क्या है, अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूं और बताता हूं आपको। लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, let the resistance of an electrical component remain constant। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो रेसिस्टेंस है उसको क्या किया गया है, कांस्टेंट रखा गया है, यानी कि ना तो उसको बढ़ाया जा रहा है और ना ही घटाया जा रहा है, ये इनका स्थिर से रखा है, कांस्टेंट है, ध्यान दोगे। while the potential difference across the two ends of the component decreases to half। रेसिस्टेंस के कांस्टेंट रखा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, घटा दिया है, हाफ कर दिया ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, जो कि उसका जितना वैल्यू था उससे आधा कर दिया। तो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो हमारा जो करंट है उसमें क्या बदलाव आएगा, ये क्वेश्चन से देखिए क्या पूछा आपसे, वो तो क्लियर हो गया। अब सुनेगा मेरी बातों को। हमने आपको ऐसा बताया होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर रहा हूं मैं, समझे ना, लिखेंगे कि इफ क्या किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस is decreased by half
ऑफ इट्स, जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू है उससे क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, तब क्या होगा, करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देन द करंट विल बी हाल, तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन कोई लड़का कहेगा कि आप कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर रहा हूं तो करंट में क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, कोई कारण बताइएगा, तो बताऊंगा। क्योंकि चूंकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिखेंगे सिंस द पोटेंशियल, या फिर यहां पर लिख देगा बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the, किसके ऊपर है, तो करंट के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर देंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा, समझ गया ना। और पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना कर देंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। अभी भी कोई लड़का का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो फिर से एक ट्रिक है और इसी ट्रिक से आपको समझाता हूं पिछले क्वेश्चन की बात। तो देखिए क्या है हमारे पास, दैट इज V बराबर IR है कि नहीं है, IR कहां से, तो बाई ओम्स लॉ के मदद से, ओम्स लॉ, V बराबर IR। तो देखिए क्या बोला ये कि पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिए तो करंट भी आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, चलिए अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करता हूं, चलो इसे लिखा हुआ मिटा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का उत्तर मैं ऑलरेडी थ्योरी में ही आपको बता दिया था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चंस है तो उसको भी कंप्लीट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, Why are coils of electric toasters or electric irons made of alloys rather than a pure metal? प्रश्न है कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन होता है या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर्स वगैरह ये सब होते हैं उसको एलॉयज से बनाया जाता है, प्योर मेटल से नहीं बनाया जाता है, प्योर मेटल से नहीं बनाया जाता बल्कि एलॉय से बनाया जाता है। प्योर मेटल से बनाने के जगह पर एलॉयज का इस्तेमाल किया है। तो प्रश्न है क्यों, बताइए कारण। तो आओ चलो कारण जानते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर लिखेंगे कि द coils of electric toaster and electric irons are made of alloys rather than a pure metal। तो लिखा है दिस इज because this is because of the following, कुछ निम्नलिखित कारणों के चलते हम लोग क्या करते हैं कि एलॉयज का बनाते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स और ये इलेक्ट्रिक टोस्टर्स। क्लियर होता प्रश्न पहला, इसका रीजन हो जाएगा कि एलॉयज लाइक नाइक्रोम, जैसे एक नाइक्रोम का नाम लिया हूं, ठीक है ना। तो एलॉयज लाइक नाइक्रोम हैज हाई रेसिस्टेंस,
देन ए प्योर मेटल। तो प्योर मेटल्स के मुकाबले जो हमारा ये एलॉयज है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है तो जल्दी हीट होगा, इसीलिए हमने क्या किया है, ये इसका इस्तेमाल किया एलॉयज का आयरन्स वगैरह में। क्यों? क्योंकि आयरन का इस्तेमाल करेंगे तो हमको हीट चाहिए ना, वो जल्दी से गर्म होना चाहिए ना। अब देखिए दूसरा रीजन ये हो जाएगा कि एलॉयज does not undergo oxidation or burn even at high temperature। हाई टेम्परेचर पर भी जो हमारा एलॉय है वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा और ना ही वो जलेगा। when it is red hot, जब एलॉयज वायर को आप जलाइएगा और वो लाल हो जाएगा, फिर भी वो ना तो टूटेगा जल करके और ना ही वो ऑक्सीडेशन करेगा। इसीलिए हम लोग एलॉयज का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन्स वगैरह में एलॉयज का इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपने इसे सीखा होगा। इसे लिखिए फौरन से। इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है सच में, और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है अक्सर। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। अगर मेरा लेक्चर अटेंड किए हो अच्छे से तो पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ थ्योरी में। अब देखिए कैसे प्रश्न है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको निकालना नहीं है कितना आने वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताना है कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ सकता है। एक जज कीजिए, एक अनुमान लगा के बताइए, लेकिन अनुमान भी सही लगाओगे तब ना। अब ऐसे ही अनुमान थोड़ी लगा दोगे जो मर्जी थे, वैसे थोड़ी होता है। देखिए तो ये है 1 ओम और एंड 10 टू द पावर 6 ओम, यानी कि 1 लाख ओम। अब बी में दिया हुआ है 1 ओम 10 टू द पावर 3 ओम, यानी कि 1000 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम, यानी कि 1 लाख ओम। अब दो को केस दिया हुआ है और ये दोनों जो है वो पैरेलल कनेक्शन में इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो कितना के बराबर हो सकता है जज करके बताइए। निकालना नहीं है, जज कीजिए। ये क्वेश्चंस अक्सर बच्चों को कभी ना कभी परेशान करती होगी, बट नो प्रॉब्लम, मैं बताने के लिए हूं आपको। देखिए जो आपको पढ़ाया था मैंने थ्योरी में, एक चीज बताया, अगर ध्यान दिए होंगे तब, कि जब when a large number of resistance are connected in parallel combination, then their equivalent resistance is equal to the smallest individual resistance, which is 1 ohm। यहाँ पे जो कि 1 ohm है, मैंने अभी भी बोला स्टूडेंट, उसे हिंदी में बताता हूँ कि जब बहुत सारा रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट रहेगा, तो जो उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो सबसे छोटा अकेले रेजिस्टेंस है उससे भी कम रहेगा। तो इसमें सबसे कम कौन है? तो 1 ओम। तो इससे भी जिसका ए में जब 1 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो जो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम से भी कम रहेगा। क्यों? वही कारण मैंने आपको बता दिया अभी। और इसी चीज को आप पीछे अगर पन्ना पलट को देखिएगा, अगर लिखे होंगे तब, तो पता चला कि नहीं सर ने सही बताया था, यही होता है। बट डोंट वरी, मैं आंसर भी लिखता हूं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करने वाला। तो देखिए पहला का आंसर हो जाएगा कि व्हेन टू रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस है, 1 ओम एंड 10 टू द पावर, ये ना है जी 6 ओम। पहला को सॉल्यूशन करना होगा 10 टू द पावर 6 ओम।
is connected in parallel connection तब क्या हो जाएगा? तो then their combined resistance is equal to रेसिस्टेंस इज, यहां पे लिखिए लेस देन 1 ओम। जो मैंने अभी भी बोला है उत्तर देखते हुए इस प्रश्न का कि जब ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो जिसका कंबाइंड रेसिस्टेंस जो होगा वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलिए या फिर कंबाइंड रेसिस्टेंस बोलिए वो एक से भी कम होगा। लेकिन प्रश्न उठता है क्यों? तो इसी का कारण बता रहा हूं, लिखेंगे दिस इज बिकॉज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? यही कि when a number of resistance is, जब ये नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड इन पैरेलल, तब क्या होता है कि देन their equivalent resistance is less than the smallest individual resistance मैंने अभी भी बोला है कि जब वो रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलल कनेक्शन में रहता है तो उसका जो कंबाइंड रेसिस्टेंस हुआ है यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो रहेगा वो इंडिविजुअल अकेला जो सबसे छोटा है उससे भी कम होगा रेसिस्टेंस। ये आपको मैंने, जो कि इस केस में कौन है सबसे कम, विच इज 1 ओम, तो इसीलिए 1 ओम से भी कम होगा इसका कंबाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये प्रश्न को भी डील कर लिया तब आपका कांसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इन्हीं कारण नहीं पूछा था, सिर्फ जज करने के लिए बताया था, बताना है, जज कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, मैंने बता दिया। अब इसी कारण को ध्यान में रखते हुए ये नहीं बना लोगे खुद से, देखो ना 3 गो पैरेलल में तो जो सबसे कम है ये है तो इससे भी कम होगा इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो चलो लिख ही देते हैं, दुल्हन लिखेंगे and 3 रेसिस्टेंस। अब की बार क्या वो रेसिस्टेंस है जी, तो 3 वो रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस, 1 ओम, 10 to the power 3 ओम एंड और कितना है 10 to the power 6 ओम, और कनेक्टेड in parallel combination then तब क्या हो जाएगा, then their equivalent resistance is less than 1 ohm। जब ये तीनों पैरेलली में कनेक्टेड है, ये तो इसका जो कंबाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम से भी कम होगा। तो इसे भी मैंने डील कर लिया, आप इसे देख लीजिए फौरन से, और लिखना है तो लिख भी लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ दिया हो, कहीं भी डॉट हो ही नहीं सकता, मेरा लेक्चर देखें और डॉट हो, ऐसा तो होने ही नहीं दूंगा। तो इसे आपने नोट किया, चलिए अच्छी बात है।
तो आज भी क्वेश्चन को सोल्व किया और भी लेक्चर लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें भी एनसीईआरटी का बुक्स का क्वेश्चन को सोल्यूशन करूंगा। बस आज के लिए बस इतना ही है। गुजारिश है, बोर्ड एग्जाम है तो पढ़िएगा अच्छे से, समझ गए ना। चाहे कितना भी महीना क्यों ना बचा हो, आपको पहले से ही उसके लिए तैयार रहना हो, क्योंकि अगर मुसीबत से पहले तैयार रहेगा तब तो उससे लड़ पाओगे। कल मुसीबत है, आज तैयारी करोगे तो कैसे होगा, ये नहीं हो। समझ गए। बस बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुजारिश है कि मुस्कुराते रहना।